हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू सोशियोलॉजी पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में। हिंदी में इसे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के नाम से जानते हैं। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसे कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे सोशियोलॉजिकल थियरी या सोशियोलॉजिकल अप्रोच या डिफरेंट स्कूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं, तो इसको अलग अलग नहीं। आज की वीडियो हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इंट्रोडक्शन की पर्सपेक्टिव क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, और वाई वी हैव प्लूरैलिटी ऑफ पर्सपेक्टिव। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम लोग वन बाय वन एक एक पर्सपेक्टिव को अच्छे से डील करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी थिंकर्स हैं उनके बारे में, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव। एक जनरल डेफिनेशन है, अगर बहुत ही लेमैन टर्म में अगर आपको मैं बताऊं तो इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टुवार्ड्स अ सोशल फिनोमेना। किसी चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं, जो कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा पीटर बर्जर की एक डिफिनीशन भी दी गई है, जिन्होंने डिस्क्राइब किया है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को, सीइंग द जनरल इन पर्टिकुलर। कहने का मतलब बाय स्टडीइंग द इंडिविजुअल पर्टिकुलर बिहेवियर, कैसे एक जनरल पैटर्न को देखता है सोशियोलॉजिस्ट, ये कहना चाह रहे हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि वाई वी नीड पर्सपेक्टिव। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है अपने विषय का, सोशियोलॉजी का, वो हम आम बोलचाल में या डेली लाइफ में अपने सुनते रहते हैं। तो वी हैव कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर। तो उसको टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर बिटवीन द फ्रॉम द कॉमन अंडरस्टैंडिंग, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की। तो कैसे सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, तो ये हम लोग देखेंगे। आइए देख लेते हैं कि पहले कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं अपने सोशियोलॉजी में। तो मैरिज को लेके हर एक पर्सन का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ना सिर्फ अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू को प्रभावित करती हैं, तो उसका एज है, जेंडर है, एथनिसिटी है, रेस है, स्पेशल लोकेशन यानी कि किस एरिया से वो बिलोंग करता है। जैसे कि मान लीजिए एक लड़के का एक मैरिज के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो डिफरेंट होगा एक फीमेल से। एक डाइवोर्सी फीमेल का उसका पॉइंट ऑफ व्यू मैरिज के लिए बिल्कुल डिफरेंट होगा। या किसी एक ऐसी फीमेल को ले लें जो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित हुई है, उसके बाद डाइवोर्स हुआ है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इसे अगर ये कहा जाए कि ये कहीं ना कहीं बायस्ड होती है। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा होगा, मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे, आप इसको पढ़ लीजिएगा PDF जब आपको मैं शेयर करूँगा। तो आवर कॉमन सेंस वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स is not the same as sociological perspective. In other words, all of us have a certain understanding of society as a member of society, but that understanding is usually partial and prejudiced. तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि हमें ओवरकम करती है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। वाई? बिकॉज वी यूज सर्टेन मेथडोलॉजी टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, पार्शियलिटी और बायस्डनेस। दूसरा जो आंसर आप देता है, या दूसरा आंसर कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की, तो ये एक हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है सोसाइटी को देखने का। तो दो ये आंसर आपको मिलते हैं कि वाई वी नीड पर्सपेक्टिव। आइए अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास, जैसे कि आपने यूनिट 1 में देखा होगा सिलेबस में, कई सारे पर्सपेक्टिव, जैसे कि फंक्शनलिस्ट, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट, सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, या फिर फिनोमिनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी। तो ये प्लूरैलिटी ऑफ पर्सपेक्टिव क्यों है, तो इसका अपना फ़ायदा है। पहली बात मैं आपको ये बता दूँ, ये मतलब इसको आपको निगेटिव सेंस में नहीं लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि सोसाइटी इज़ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो सोसाइटी बहुत डायनेमिक है, तो उसको पढ़ने के लिए किसी
पर्टिकुलर या किसी सिंगल पर्सपेक्टिव को लेकर पढ़ना उतना इजी नहीं होगा, उतने मतलब वास्ट तरीके से आप सोसाइटी को नहीं देख पाएंगे। दैट्स वाई वी हैव प्लूरलिटी ऑफ पर्सपेक्टिव। और दूसरा इसका क्या है कि प्लूरलिटी ऑफ पर्सपेक्टिव जो है कि हमें हेल्प करती है टू इंगेज, कंटेस्ट एंड डिबेट बिटवीन दीज पर्सपेक्टिव, जिससे कि हमको एक नया इंसाइट मिल के आता है। वो जब आप वन बाय वन अभी देखेंगे पर्सपेक्टिव, कैसे एक पर्सपेक्टिव को जब आप क्रिटिसाइज करते हैं तो द पॉइंट जो क्रिटिसिज्म में यूज़ होता है उसी को लेके एक नया पर्सपेक्टिव की इवॉल्व होता है। तो वो आप देखेंगे तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि प्लूरलिटी इज स्ट्रेंथ एंड दिस प्लूरलिटी इज नॉट जस्ट अ फ्री फ्लोटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ डाइवर्स व्यूज बट दैट वी नीड टू इंगेज, contest and debate between these perspectives which lead to certain kind of dialogic understanding which will pave the way for certain insight into the society। तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे सिलेबस में यूनिट 1 में। पॉजिटिविज्म तो नहीं दिया है बट इसे हम लोग सेकेंड यूनिट में पढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम पॉजिटिविज्म के बारे में देखेंगे कि पॉजिटिविज्म क्या कहता है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले भी, एम्पिरिसिज्म, और ये एज ए कंट्रास्ट या फिर आप जिसके विपरीत में आया आइडियलिस्ट, जो एक फ़िलॉसफी थी 19th सेंचुरी में प्रिवेलेंट थी, तो उसके अगेंस्ट ही आया था पॉजिटिविज्म। वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनलाइटमेंट, रेनेशा, साइंटिफिक एवोल्यूशन, इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर इसके फादर अगस्त कॉम्ट माने जाते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स है वो आप देख लीजिएगा। तो इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं अभी हम लोग लास्ट में उसको देखेंगे। तो इसके फीचर्स मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ तो आप देख लेंगे। ये देखिए, मेथोडोलॉजिकल एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है कि नॉलेज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। एम्पिरिसिज्म का ये मतलब होता है। सिस्टमेटिक वेरीफेबिलिटी, इस पे एम्फेसिस रहता है इनका। फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी, इसका मतलब है कि तथ्यों पे ज़्यादा जोर रहता है, वैल्यू पे नहीं, या किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को स्टडी करने के खिलाफ होता है। इसका एम्फेसिस होता है सिर्फ जो चीज़ें ऑब्जर्व की जा सकती हैं उसको। तो ये इसके सारे फीचर्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड थिंकर या ये कहें कि पॉजिटिविज्म के फाउंडर किन्हें माना जाता है तो अगस्त कॉम्ट को माना जाता है। इतनी सी चीज़ है इसमें। नेक्स्ट हमारा जो है पर्सपेक्टिव है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म को, ये दो जो टर्म है या दो पर्सपेक्टिव, इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है बहुत सारे थिंकर्स के लिए, एक्सेप्ट टू थिंकर्स जो कि आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और आपके यूनिट 1 के सिलेबस में भी हैं, वो हैं जैसे कि रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की। तो उनके लिए क्या पर्टिकुलर टर्म यूज़ होती है ये आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, PYQ भी है। जैसे मेलिनोस्की के लिए इंडिविजुअलिस्ट फंक्शनलिस्ट टर्म यूज़ होता है, या फिर प्योर फंक्शनलिस्ट यूज करते हैं इनके लिए। मेलिनोस्की के लिए आपका प्योर स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट वर्ड यूज करते हैं। सॉरी, पर्टिकुलरली अगर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट या किसी सोशियोलॉजिस्ट ने अगर यूज किया है अपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट वर्ड सबसे पहले, तो वो आपके टालकट पास है। तो आइए फंक्शनलिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखेंगे फंक्शनलिस्ट इससे रिलेटेड थिंकर, तो पहले आप जब देखेंगे सबसे पहले तो आप हर्बर्ट स्पेंसर का नाम सुनते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने एक एनालॉजी तैयार की थी। इन्होंने कंपेयर किया था ऑर्गेनिज्म एंड सोसाइटी को। तो इनका एक थियरी थी ऑर्गेनिक एनालॉजी करके, जब इन्होंने ऑर्गेनिज्म को सोसाइटी से कंपेयर किया था। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा स्लाइड में क्या चीज़ें लिखा है। फंक्शनल एनालिसिस इज़ नॉट न्यू, इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन बोथ नेचुरल एंड सोशल साइंसेज। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डार्विन से इन्होंने बारो किया था कॉन्सेप्ट हर्बर्ट स्पेंसर ने, और ऑन द सेम लाइन इन्होंने कंपेयर किया था सोसाइटी को ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। फंक्शनलिस्ट argues that society should be understood as a system of interdependent part। सोसाइटी को ये एज ए होल देखते हैं। अभी ये एक जनरल डेफिनेशन है, थिंकर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम लोग जब यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, तो वहाँ पे देख लेंगे। तो ये understood as a system of interdependent part where social institutions exist because they have to meet certain functional prerequisites।
यानी कि इनका कहना है कि सोसाइटी के जितने भी पार्ट्स हैं उनका अपना एक फंक्शन है जो कि सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये बेसिक्स है इनका मानना था जितने भी फंक्शनलिज्म हैं। अब वन बाय वन, तो इसमें जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकर माने जाते हैं इमाइल दरखाएं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी, ये देखिए मैंने इसको ग्रीन से अंडरलाइन भी किया है। ही कॉशन्ड अगेंस्ट द कंफ्यूजिंग द कंसिक्वेंसेस विद द कॉज ऑफ सोशल फिनोमेना। मतलब क्या है, जैसा कि आप सुना है कॉज एंड इफेक्ट, तो उनका ये कहना था, इन्होंने सोशल फैक्ट के बारे में भी कहा है कि कोई भी फैक्ट या कोई भी पार्ट सोसाइटी का, उससे हमें ये नहीं देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी इंस्टीट्यूशन को ले लीजिए आप, तो उसको ये नहीं देखना है कि कैसे किस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है, बजाय इसके हमें उसका फंक्शन देखना है सोसाइटी में। उन्होंने दुर्कहेम ने इस बात पे जोर दिया है। और इन्होंने जितने भी पार्ट है या जितने भी सोसाइटी के पार्ट हैं उनके पॉजिटिव फंक्शन पे एम्फेसिस किया है। तो इनकी ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे इमाइल दुर्कहेम रिलेट करते हैं। तो सारे पॉजिटिव फंक्शन, यहाँ तक कि इन्होंने जैसे कि क्राइम पे भी स्टडी किया है और सुसाइड पे भी स्टडी किया है, तो इन्होंने क्राइम एंड सुसाइड को भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट पॉजिटिव फंक्शन के रूप में देखा है। दूसरे फंक्शनलिस्ट हैं मेलिनोव्स्की, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। तो इनका क्या कहना है, ये मतलब सब एक आप देखेंगे, हम लोग देखेंगे ये थिंकर में कि कौन किसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। बाकी है ये जैसे कि सारे एक ही पर्सपेक्टिव से, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो सिमिलैरिटीज़ क्या है कि ये लोग सोसाइटी के पार्ट को एज ए फंक्शन स्टडी करते हैं। तो ये तो सिमिलैरिटी हो जाएगी सारे जितने भी थिंकर्स हैं आपके। क्या डिफरेंट है वो हम लोग ज़्यादा जोर देंगे। तो मेलिनोव्स्की क्या अलग बात कहते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये लिखा है, ही ट्राइड टू शो द इंटर रिलेटेडनेस ऑफ वेरियस कल्चरल स्ट्रक्चर but rejected the rough approach to functionalism, but reduces it to the almost useless proposition that everything is related to everything else। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि सोसाइटी इज इंटरकनेक्टेड पार्ट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो दुर्कहेम का कहना है कि सारी चीज़ें अपने, या बाकी सारे फंक्शनलिस्ट का कहना है कि सारी चीज़ें अपने आप में इंटर रिलेटेड हैं। मेलिनोव्स्की यहाँ क्या कहते हैं, इस बात को रिजेक्ट करते हैं। इनका कहना है कि एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू एवरीथिंग इज, ये चीज़ ऐसा नहीं है। मेलिनोव्स्की इसको रिजेक्ट करते हैं। दूसरा हम लोग चलते हैं पर्सपेक्टिव, जो हमारा स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट है। तो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट का आप देखेंगे तो इसमें दो स्कूल माने जाते हैं। जैसे एक आप देखेंगे, एक ब्रिटिश स्कूल, एक अमेरिकन। तो ब्रिटिश स्कूल में आप जब चलेंगे तो रेडक्लिफ ब्राउन, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनका थॉट और मेलिनोव्स्की का काफ़ी मतलब उनके अगेंस्ट था। इस वजह से इन्होंने, और इनके जितने भी एसोसिएट थे रेडक्लिफ ब्राउन के, उन्होंने अपना एक अलग स्कूल ऑफ थॉट खोल दिया था एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में, तो जिसे स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट के नाम से जाना गया। फंक्शनलिस्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे पार्ट्स की बात की गई है, इंटरकनेक्टेड पार्ट्स, उनका फंक्शन। बट रेडक्लिफ ब्राउन का जो है जोर था, इनका मेन एम्फेसिस था स्ट्रक्चर पे। उन्होंने स्ट्रक्चर के दो पार्ट बताए हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। स्ट्रक्चर के दो पार्ट हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉरल्स ऑफ स्टडिंग सोशल स्ट्रक्चर। पहला है एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर, दूसरा है जनरल सोशल स्ट्रक्चर। ये एक्चुअल वाला जो है ये आपका चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर है। जैसे कि कोई सोशल स्ट्रक्चर है जो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम जितने चेंजेस आ गए तो उस पे है ये। और बाकी जो जनरल सोशल स्ट्रक्चर है, तो ब्राउन का एम्फेसिस था जनरल सोशल स्ट्रक्चर, जो कि अनचेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर था, जो कि हर एक सोसाइटी में रहता है। तो रेडक्लिफ ब्राउन का पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब पॉइंट ऑफ एनालिसिस, या कहे कि यूनिट ऑफ एनालिसिस सोशल स्ट्रक्चर था। अब इसी सोशल स्ट्रक्चर पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो ब्राउन को मतलब इसकी जो थोड़ा सा लिमिटेशंस थी उसको
उस पर बात करते हुए टालकट पार्सन कहते हैं कि पहले के जितने भी फंक्शनलिस्ट थे, लाइक दुर्खीम, मेलिनोस्की या फिर आप ब्राउन को कह लीजिए, तो इन्होंने कहा है कि हम अभी तक जितने भी फंक्शनलिस्ट थे उनका जो एम्फेसिस था स्टैटिक स्ट्रक्चर पे था, और इन लोगों ने इग्नोर किया आपके प्रोसेस को। हम लोग देख लेते हैं। He also explains here why he has abandoned the term structure functionalism. इन्होंने टालकट पार्सन ने एक वर्ड यूज किया था खुद के लिए, पहले स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थे, इन्होंने यूज किया। यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है, इसको हाईलाइट में कर देता हूँ, वन मोमेंट। In 1975, in an important article, Parson labels his student Robert Merton and himself arc functionalist. ये आपकी इग्नू की लाइन है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने आर्क फंक्शनलिस्ट टर्म यूज किया है, तो ये आपके टालकट पार्सन है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे लिखा है बाय प्रोसेस विच इज़ द कोरिलेटिव कॉन्सेप्ट विद स्ट्रक्चर। पार्सन का, जैसे कि आपने अभी पढ़ा है कि ब्राउन का एम्फेसिस था स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर पे, उन्होंने दो टाइप के स्ट्रक्चर बताए हैं। तो पार्सन क्या कहते हैं कि हम जो पहले के फंक्शनलिस्ट रहे या स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट रहे हैं, उन्होंने प्रोसेस को या चेंजिंग स्ट्रक्चर के चेंजिंग पार्ट को इग्नोर किया है। तो पार्सन का एम्फेसिस था प्रोसेस वाले सेगमेंट में, इस सोशल स्ट्रक्चर के प्रोसेस वाले सेगमेंट में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उस पर। पार्सन फंक्शनलिज्म इज द बेस्ट नोन इन द टर्म ऑफ फंक्शनल इम्पेरेटिव्स। ये टर्म भी आपको याद रखनी है। द एसेंशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इंड्यूरिंग एक्सपीरियंस ऑन अ सिस्टम। तो ये बात पार्सन्स की रही। नेक्स्ट आपके फंक्शनलिस्ट, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट मर्टन है। दो लोगों के लिए आप दोनों टर्म नहीं यूज करेंगे, जैसे कि मेलिनोस्की हैं, तो इनके लिए आप सिर्फ प्योर फंक्शनलिस्ट टर्म यूज करेंगे। उसके बाद आपके आते हैं ब्राउन, इनके लिए आप प्योर स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट शब्द यूज करेंगे। बाकी दुर्खीम, पार्सन, मर्टन, इनके लिए आप चाहे फंक्शनलिस्ट शब्द यूज करें चाहे स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट, दोनों सही होगा। बस दो लोगों के लिए, जो दो आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ब्रिटिश, उनके लिए आपको जो अलग टर्म है वो आपको याद रखना, एग्जाम में आपके पूछा गया है। अब बाकी जैसे कि अभी आपने देखा है कि दुर्खीम ने इवन क्राइम एंड सुसाइड को भी बताया है कि सोसाइटी में पॉजिटिव फंक्शन की तरह उन्होंने देखा था। तो मर्टन यहाँ पे कहते हैं कि सारी चीज़ें जितनी भी सोसाइटी में होती हैं वो फंक्शनल नहीं होती हैं। तो इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आइए हम लोग देख लेते हैं। लाइक अदर फंक्शनलिस्ट ही व्यूज सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स। ये तो हो गई सिमिलरिटीज़ बाकी थिंकर्स के या फंक्शनलिस्ट थिंकर्स का, इनका क्या पॉइंट सेम था। वेयर द फंक्शनलिस्ट फंक्शनिंग ऑफ पार्ट हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अदर पार्ट्स। ठीक है, तो फंक्शनलिस्ट थिंक दैट ऑल कंट्रीब्यूशंस आर इनहेरेंटली गुड और फंक्शनल फॉर सोसाइटी एज ए प्रोपोजिशन। मर्टन फाइंड्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। यहाँ पे ये देखिए लिखा है कि जो फंक्शनलिस्ट ये मानते थे कि सारी पार्ट्स जो है सारे पॉजिटिव फंक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर सोसाइटी, ये बात मर्टन निगेट करते हैं। और इन्होंने क्रिटिसिज्म के लिए 3 पोस्टुलेट्स यूज़ किए हैं। वो क्या क्या हैं, जब हम लोग पर्टिकुलर थिंकर का पढ़ेंगे तो इन डिटेल में पढ़ेंगे। सारे थिंकर्स आपके यूनिट 1 के थिंकर हैं, वेदर दुर्खीम, मेलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, पार्सन, आर के मर्टन, ये बाकी जितने भी अभी आगे के पर्सपेक्टिव आएंगे उनसे जितने भी थिंकर हैं इनका हम लोग 1 बाय 1 एक एक स्पेसिफिक यूनिट, स्पेसिफिक वीडियो बना के पर्टिकुलर थिंकर के सारे कॉन्सेप्ट, इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। ये 3 पोस्टुलेट्स क्या हैं वो हम लोग जब मार्टन को पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये क्रिटिसिज्म के लिए था। और कौन कौन से पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी, यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, इंडिस्पेंसिबिलिटी। तो ये 3 पोस्टुलेट्स क्रिटिसिज्म के लिए यूज किए थे मार्टन ने पहले के जितने फंक्शनलिस्ट थे उनके लिए। अब आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सपेक्टिव की तरफ।
जो है स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसमें इम्पॉर्टेंट थिंकर हमारे जो यूनिट 1 में है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। ये पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चरलिज्म इज नेम गिवन टू मेथड ऑफ एनालाइजिंग सोशल रिलेशन एंड कल्चरल प्रोडक्ट। ये पर्सपेक्टिव आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो लिंग्विस्टिक में एक थिंकर आपने सुना होगा, फर्डिनेंड डी सज्योर। इन्होंने जो है लिंग्विस्टिक में इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रक्चरलिज्म, तो वहाँ से बारो किया है आपने लेवी स्ट्रॉस ने। उत्पत्ति भाषा विज्ञान में हुई थी स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। अब इसका क्या मानना है, ये पर्सपेक्टिव किस चीज़ को एनालाइज करता है सोसाइटी को? तो इट गिव्स प्राइमेसी टू पैटर्न ओवर सब्सटेंस। ये सोशल स्ट्रक्चर के पैटर्न के बारे में देखता है। इनका मानना है कि चीज़ें जैसे कि लेवी स्ट्रॉस ने, आप देखेंगे जब आप इनका पर्टिकुलर वीडियो पढ़ेंगे, तो मिथ पे काम किया है, सिंबल्स साइन पे काम किया है, सिंबल्स पे क्या। तो लेवी स्ट्रॉस का मानना था कि मिथ इनहेरेंटली सारी सोसाइटीज़ में डिफरेंट नहीं होता है, कहीं ना कहीं पैटर्न जो होता है वो सेम होता है। जैसे कि इन्होंने यूज़ भी किया था लैंग एंड परोल, ये दो टर्म फर्डिनेंड डी सज्योर की थी। तो लैंग क्या है? ये मान लीजिए आप एज ए रूल, जैसे कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर फूड कुक कर रहे हैं तो उसकी जो रेसिपी हो जाती है तो वो लैंग हो जाती है, LANGUE लैंग। और परोल क्या है कि इंडिविजुअल जैसे उस रोल को फॉलो करके चीज़ को करता है उसे परोल कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में यूज की, कल्चर को स्टडी करने में स्ट्रक्चरलिज्म को यूज किया। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं क्या सिमिलरिटीज़ हैं स्ट्रक्चर फंक्शनल से और स्ट्रक्चरलिज्म में। तो अ कैरेक्टरिस्टिक दैट स्ट्रक्चरलिज्म एंड स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच शेयर इन कॉमन इज दैट बोथ आर कंसर्न विद रिलेशन बिटवीन थिंग्स। तो ये तो सिमिलरिटीज़ रही। नीचे लिखा है लाइन में कहाँ ये डेविएट करता है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म से। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ऑर्डर विद इन सोशल रिलेशन। अब यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म का जो पॉइंट ऑफ एनालिसिस है वो ऑर्डर विद इन सोशल रिलेशन, बट स्ट्रक्चरलिज्म का क्या है? इन अदर वर्ड्स endeavors टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ थॉट। और थॉट कौन सा? हिडन मीनिंग्स, राइट। जब हम लोग लेवी स्ट्रॉस को पढ़ेंगे तब इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। कैसे कि जैसे इनका कहना था कि मीनिंग एंड वर्ड आर नॉट लॉजिकली कनेक्टेड एवरीवेयर, कॉन्टेक्चुअल होता है। जैसे कि मैं आपको अगर एक वर्ड बोलूँ, एक अटरेंस है मोर, तो मोर का अलग अलग मीनिंग है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेक्स्ट। अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि मोर कौन सा है, हिंदी वाला मोर या इंग्लिश वाला मोर, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश के मोर की अगर बात करें MORE तो उसका मतलब होता है ज़्यादा, और हिंदी के मोर की बात करें तो एक पक्षी की बात होती है। तो ये देखिए लेवी स्ट्रॉस की बात है। तो ये आज हम लोगों ने 4 पर्सपेक्टिव पढ़ा। पहला पॉजिटिविज्म, दूसरा फंक्शनलिज्म, तीसरा स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म और चौथा स्ट्रक्चरलिज्म। ये इसी सीक्वेंस में इवॉल्व हुए हैं। इसके थिंकर्स जितने रिलेटेड हैं इस PDF में आपको मिल जाएंगे, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसी में लिखा है। मेन कंटेंट जो है ज़रूरी वो बाइलिंगुअल है, आप उसके हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। आइए कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड PYQ देख लेते हैं। ये आपके नेट के PYQ हैं। पहला क्वेश्चन है, Who among the following subscribes to the view that relationship among various strata are of cooperation and interdependence? तो interdependence टर्म अभी आपने कहाँ पे पढ़ा था? कीवर्ड फंक्शनलिज्म का कीवर्ड है इंटरडिपेंडेंट पार्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फंक्शनलिज्म, राइट। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फंक्शनलिस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज दे हैव contributed
तो इसका भी हम लोगों ने देखा है। जैसे कि आप देखेंगे अभी उसमें सारे थिंकर्स क्रोनोलॉजिकली लगाए गए हैं। तो इसमें आप देख लेंगे तो इसमें सबसे पहले आपके कौन से आएंगे, इसमें सबसे पहले आपके आएंगे इमाइल दुर्खाइम, दूसरे नंबर पे आएंगे मेलिनोव्स्की या रेडक्लिफ ब्राउन। ऐसे कोडिंग वाले जितने भी होते हैं इसका एक तरीका होता है जिससे आपको पता चल गया कि दुर्खीम सबसे पहले आएंगे। तो आप देखिए सी सबसे पहले सिर्फ एक ही में है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। आप इसे आंसर ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, बाकी क्रोनोलॉजिकली अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट। मैंने अभी आपको बताया था सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को कई डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ये देखिए अभी ये भी बताया था स्कूल ऑफ थॉट। कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट कैसे इवॉल्व हुए हैं उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पॉजिटिविज्म, फिर फंक्शनलिज्म, पहले ये है, दूसरे पर आपका फंक्शनलिज्म आ जाएगा, उसके बाद आपका स्ट्रक्चरलिज्म आ जाएगा। तो ए डी करके हम लोगों का आंसर होगा ADE, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो ये आज की वीडियो थी। हम लोगों ने देखा PYQ और उससे रिलेटेड टॉपिक देखा, पहले उससे रिलेटेड PYQ देखा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।